नमस्कार प्रणाम। झारखंड के गिरिडीह जिले के गांडे सीट पे सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को जीत मिल चुकी है। झारखंड की सबसे बहुचर्चित सीट में सुमार गांडे विधानसभा सीट पे जेएमएम की कल्पना सोरेन को करीब 17,000 वोटों से जीत मिली है। कई राउंड की काउंटिंग में बम्पर बढ़त बनाने के बावजूद बीजेपी कैंडिडेट मुनिया देवी को हार का सामना करना पड़ा है। कल्पना के लिए इस सीट पे जीत हासिल करना काफी संघर्षपूर्ण रहा और इस सीट पे उन्हें बीजेपी कैंडिडेट मुनिया देवी से कड़ी टक्कर मिली है। शुरुआत से ही कल्पना सोरेन इस सीट पे कई हजार वोटों से पीछे हो गई, लेकिन आखिर में कल्पना ने बाजी मारते हुए गांडे सीट जेएमएम के खाते में डाल ही दिया। कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन की पत्नी है और उन्हें झारखंड विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर माना जा रहा है। पिछले चुनाव की बात करें तो 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में जेएमएम के डॉक्टर सरफराज अहमद ने गांडे सीट पे जीत हासिल किया था और उन्होंने बीजेपी के जय प्रकाश वर्मा को हराया था। गांडे विधानसभा क्षेत्र में 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जय प्रकाश वर्मा ने जीत दर्ज किया था। गांडे सीट लंबे समय से राज्य के प्रमुख राजनीतिक दलों के लिए एक अहम क्षेत्र रही है। इस सीट के परिणामों का असर राज्य की राजनीति पे भी पड़ता है। इस बार जेएमएम के लिए यह सीट ज्यादा महत्वपूर्ण थी क्योंकि यहां से सीएम की पत्नी मैदान में थी और उन्होंने जीत भी हासिल कर लिया है। कल्पना सोरेन को झारखंड विधानसभा चुनाव में बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है। कई मौकों पे कल्पना सोरेन को सीएम हेमंत सोरेन के उत्तराधिकारी के तौर पे भी देखा गया है। देखना दिलचस्प होगा कि जेएमएम के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन सरकार में कल्पना को क्या जिम्मेदारी दी जा रही है। राजनीति भी गजब चीज है। पॉलिटिक्स में कभी कभी किसी की एक्सीडेंटल एंट्री भी वरदान साबित हो जाती है। देश में कई उदाहरण अभी भी मौजूद हैं जिसमें पत्नी राजनीति में आती तो हैं, लेकिन आने के बाद लोगों के दिलो दिमाग पे ऐसे छा जाती हैं कि फिर राजनीति से दूर होने का मन ही नहीं करता है। इससे पति की राजनीति खतरे में या फिर फीकी पड़ जाती है। योगी सरकार में शामिल कैबिनेट मंत्री दया शंकर सिंह इसका जीता जागता उदाहरण है। दया शंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह राजनीति में तो अचानक ही आई और योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री तक बन गई। झारखंड चुनाव में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, क्योंकि कल्पना सोरेन की सभाओं में जुट रही भीड़ और फिर पूरे राज्य में उनकी सभाओं की डिमांड काफी कुछ किस्सा बयां कर रही है। पूरे झारखंड में हेमंत सोरेन से ज्यादा कल्पना सोरेन का कार्यक्रम लगा था। एक दिन में कल्पना सोरेन 4 से 5 सभाएं कर रही थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट को तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस कैंडिडेट भी अपने विधानसभा क्षेत्र में कल्पना सोरेन के ही प्रोग्राम की डिमांड कर रहे थे। कल्पना सोरेन की व्यस्तता देखकर मौजूदा दौर के झारखंड मुक्ति मोर्चा के सर्वे सर्वा नेता और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि कल्पना सोरेन का चेहरा और उनके बातचीत का अंदाज हेमंत सोरेन से बिल्कुल ही अलग है। हेमंत जहां सख्त मिजाज के हैं, वहीं कल्पना सोरेन सरल स्वभाव की मालूम पड़ती है। कल्पना का मासूम चेहरा और बात करने का तरीका आदिवासियों को काफी लुभा रहा है। कल्पना सोरेन अचानक राजनीति में आई थी जब पति भ्रष्टाचार के आरोप में जेल चले गए थे, लेकिन अब झारखंड विधानसभा चुनाव में उनकी सभाओं में हेमंत सोरेन की सभाओं से भी ज्यादा भीड़ जुट रही है। कहा जा रहा है कि वह लंबी राजनीति पारी खेल सकती है। कल्पना सोरेन अपनी हर सभा में कहती हैं कि हमारी लड़ाई जनता के हक के लिए है, झारखंड के अधिकार के लिए है। ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं बल्कि झारखंड के हर जन की है। झारखंड की राजनीति को करीब से जानने वाले भी कहते हैं कि कल्पना सोरेन की शैली और उनका स्वभाव जेएमएम को आदिवासी जनता के और करीब ला रहा है। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद जिस तरह से उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला, वह बताता है कि उनके अंदर राजनीतिक समझ जबरदस्त है। कल्पना सोरेन का जनता से कनेक्ट होने का अंदाज भी आदिवासियों को भा रहा है। कुल मिलाकर कल्पना सोरेन इस चुनाव में एक मजे हुए नेता की तरह जनता से संवाद करती रही है। बात करने का लहजा हो, चाहे वह आदिवासी भाषा हो या फिर हिंदी शब्दों में, वह धारा प्रवाह बात करती है। उनके शरीर का भाव हाव भाव से लगता है कि वह जो बोलते हैं वह करते हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि कल्पना सोरेन के इस नए अवतार से बीजेपी नेताओं को नींद उड़ गई है। फिलहाल कल्पना सोरेन के कद का झारखंड बीजेपी में कोई ऐसा महिला नेता नहीं है
जो जवाबी हमला बोल सके। यूपी के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को हुई हिंसा मामले का विवाद थमता नहीं दिख रहा है। बता दें कि संभल में हुए बवाल में 4 लोगों की मौत हुई है और इस मामले में 7 एफआईआर दर्ज की गई है। 800 लोगों की तलाश हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि संभल को सुलगाने वाला कौन है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव कहते हैं कि दंगा सरकार ने करवाया है। हाल ही में हुई चुनाव में धांधली को छिपाने के लिए संभल में ये घटना कराई गई है। कैला देवी मंदिर के महंत ऋषि राजगिरी महाराज ने दावा किया था कि संभल की शाही मस्जिद हरिहर मंदिर है। महंत ऋषि राजगिरी महाराज ने 19 नवंबर को सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर कर सर्वे की मांग की थी। कोर्ट ने 7 दिनों के भीतर सर्वे करवाने का आदेश देते हुए कहा था कि टीम से वीडियो और फोटोग्राफी सहित रिपोर्ट जमा करवाने को कहा था। अदालत ने रमेश सिंह राघव को एडवोकेट कमिश्नर बनाया है। रविवार को जब सर्वे टीम जामा मस्जिद पहुंची तो लोगों की भीड़ जमा होने लगी। संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि पिछली बार रात होने की वजह से सर्वे पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए आज सर्वे किया गया। उनके मुताबिक सर्वे ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन मस्जिद के बाहर पहुंची भीड़ ने अचानक से पुलिस पे पथराव करना चालू कर दिया, जिससे तनाव की स्थिति पैदा हुई। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कई याचिकाकर्ताओं की तरफ से संभल के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में मंगलवार को ही वादा दायर किया था। विष्णु शंकर जैन वही वकील हैं जो वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में भी वकील हैं। विष्णु शंकर जैन ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि मस्जिद में सर्वे का काम पूरा हो चुका है। सुबह 7:30 बजे से 10 बजे तक कमीशन की कार्रवाई हुई और मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि जितने फीचर हैं उसकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी एडवोकेट कमिश्नर द्वारा की गई। अब ये सर्वे पूरा हो चुका है। 29 नवंबर को इस केस की तारीख है। अपील करता हूं कि लोग कानून में भरोसा रखें। ये कोर्ट की प्रक्रिया है, ये एक लंबी प्रक्रिया है, तुरंत कोई फैसला नहीं होने वाला है। कोर्ट में एडवोकेट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे। विष्णु जैन के मुताबिक एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट जब एक बार कोर्ट में रखी जाएगी तो दूसरे पक्ष को सवाल जवाब करने का मौका मिलेगा और तब जाकर कहीं ये केस आगे बढ़ेगा। विष्णु शंकर के मुताबिक सर्वे के दौरान मस्जिद कमेटी के वकील और कमेटी के सदस्य भी मौजूद थे। संभल की ऐतिहासिक जामा मस्जिद किस काल में बनी है, इसे लेकर विवाद है, लेकिन हिंदू पक्ष ने अदालत में दावा किया है कि इसे मुगल शासक बाबर के आदेश पे एक हिंदू मंदिर के स्थान पे बनाया गया था। हालांकि संभल के इतिहास पे तारीख ये संभल किताब लिखने वाले मौलाना मोहित कहते हैं बाबर ने इस मस्जिद की मरम्मत करवाई थी, इसीलिए ये सही नहीं है कि बाबर ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। मौलाना मोहित कहते हैं ये ऐतिहासिक तथ्य है कि बाबर ने लोधी शासकों को हराने के बाद 1526 में संभल का दौरा किया था, लेकिन बाबर ने जामा मस्जिद का निर्माण नहीं करवाया था। मौलाना मोहित के मुताबिक बहुत संभव है कि इस मस्जिद का निर्माण तुगलक काल में हुआ हो। इसकी निर्माण शैली भी मुगल काल से मेल नहीं खाती है। ये मस्जिद फिलहाल भारत के पुरातत्व सर्वे की निगरानी में है और एक संरक्षित इमारत है। ये पहली बार नहीं है कि इस जामा मस्जिद को लेकर विवाद हुआ है। हिंदू संगठन इस मंदिर होने का दावा करते रहे हैं और शिवरात्रि के दौरान यहाँ बने कुएं के पास पूजा के प्रयास भी किए जाते रहे हैं। हालांकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ये पहली बार है कि मस्जिद को लेकर हाल के दशकों में अदालत में कोई वाद दायर हुआ है। मुस्लिम पक्ष से जुड़े अधिवक्ता मसूद अहमद कहते हैं ये वाद दायर कर इस मुसलमान धर्म स्थल को विवादित करने का प्रयास किया गया है। इस मस्जिद को लेकर अदालत में पहले से कोई विवाद नहीं है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने संभल मामले पर कहा है कि जो भी अदालत के आदेश के पालन में बाधा डालेंगे उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। न्यायालय के आदेश का पालन कराना सरकार और पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है, उसे कराया जाएगा। जो न्यायालय के आदेश के पालन में बाधा डालेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगा। वहीं बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि संभल में सर्वे करने के लिए कोर्ट कमिश्नर की टीम पहुंची थी। टीम पे पथराव करना दर्शाता है कि आपका संविधान में विश्वास नहीं है, देश की न्यायपालिका में विश्वास नहीं है, कानून में विश्वास नहीं है। संभल में शांति व्यवस्था बनाए रखें और किसी भी स्थिति में कानून को हाथ में न ले। बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने संभल की घटना के लिए योगी आदित्यनाथ के प्रशासन को जिम्मेदार बताया है।
उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी संभल में हो रहा है वो अति निंदनीय है। ये काम दोनों पक्षों को साथ में लेकर शांति से किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया जा रहा है। मायावती ने कहा है कि संभल में जो बवाल और हिंसा हो रही है उसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार है। साथ ही उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील किया है। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।